हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान से बनने वाले तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में हमने रखा है साथियों, जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, वन लाइनर फैक्ट है साथियों। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टीबिया हम बात करें तो ये टांग में पाई जाती है इंसान में। अगर हम बात करें तो टांग की हड्डी को क्या बोलते हैं साथियों, ये टीबिया बोलते हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो खोपड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। खोपड़ियों की भी जो हड्डियाँ टोटल तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 8 साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वही हम चर्चा करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो एक वयस्क मानव में एक सामान्यतः हड्डियों की बात करें तो बहुत बार पूछा भी गया है कि 206 हड्डियाँ होती हैं साथियों। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुपर फास्ट वीडियो है साथियों। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा साथियों। चलिएगा, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नवजात शिशुओं में लगभग हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो एक नवजात शिशु की अगर बच्चों में हड्डियों की संख्या की बात करें साथियों, तो एक वयस्क में तो हम समझ चुके हैं कि 206 हड्डियाँ होती हैं वयस्क व्यक्ति में। और इसके अलावा एक सामान्यतः अगर हम बात करें नवजात शिशु में, तो जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो उसमें होती है साथियों 300 हड्डियाँ होती हैं लगभग आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। ह्यूमरस जो है विशेष रूप से अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो आपको ये विशेष रूप से याद रखना रहेगा, ऊपरी भुजा में पाई जाती है ये हड्डी, आपको याद रखना रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती हैं। तो वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियाँ हैं वो क्यों कमजोर हो जाती है, ये पूछा गया है। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है साथियों। और कैल्शियम मनुष्य की जो हड्डियाँ जो होती है विशेष रूप से अगर हम बात करें तो विशेष रूप से कैल्शियम की बनी होती है। और कैल्शियम की मात्रा वृद्धावस्था में कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं साथियों। क्लियर है, आपको याद रखना है साथियों। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको कैल्शियम की मात्रा लेना जरूरी है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अस्थियों या पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है साथियों। तो अस्थियों और पेशियों के बीच में अगर हम बात करें तो टेंडन की बात होती है यहाँ पर। टेंडन जो होता है अस्थियों और पेशियों को जोड़ने का काम करता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, आप ये सभी समझते हैं। तो एक जो बचपन अवस्था होती है अगर हम बात करें तो इसमें जो दांत आते हैं आपके 20 दांत आते हैं, और 32 तो आपकी युवा अवस्था में आते हैं। आपको याद रखना है साथियों। 20 दांत कौन से होते हैं? बचपन के होते हैं साथियों, है ना। जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत आते हैं ये 2 बार। विशेष रूप से आपको ये पूछा गया है कि दांत जो मनुष्य के जीवन काल में होते हैं 2 ही बार आते हैं। एक तो दूध वाले दांत आते हैं, दूध वाले दांत गिरने के बाद फिर आपके नवीन जो दांत आते हैं जिसे 32 दांत बोलते हैं, जो युवा अवस्था में आते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो वो फाइनली लाइफ टाइम के लिए होते हैं साथियों। तो 2 बार आते हैं आपके दांत। क्लियर है। और 20 यहाँ पर बात की गई 20 दांतों की। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ये छोटी आंत में होती है और बड़ी आंत से खाना बाहर निकल जाता है साथियों। तो आप ये सभी जानते होंगे कि मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो किस अंग में संपन्न होता है। तो याद रखिएगा, छोटी जो आंत है साथियों विशेष रूप से। तो यहाँ पर साथियों आपको छोटी आंत याद रखना है ना, ये दांत नहीं है, आंत है। तो छोटी आंत में जो मनुष्य का खाना होता है वो ज़्यादातर पाचन होता है। यहाँ पर पाचन होने के बाद फिर बड़ी आंत से डायरेक्ट आपका गुदा से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है साथियों। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो पाचन की जो प्रक्रिया है साथियों मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। आपको याद रखना है, जो पाचन की प्रक्रिया है साथियों ये मुख से ही आपकी स्टार्ट हो जाती है फाइनली, और छोटी आंत में फाइनली खाना पाचन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मनुष्य की जो पाचन नली जो होती है, जो नलिका जिसे आप बोल सकते हैं, 32 फीट लंबी होती है साथियों। याद रखिएगा 32 फीट, जी हाँ। लेकिन नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा साथियों, दुग्ध प्रोटीन, यहाँ पर बात कर रहे हैं दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। अगर आप दूध पीते हैं या दूध खाते हैं अगर हम बात करें तो उसको पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है आपके बॉडी में। तो ये होता है रेनिन एंजाइम। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आप डबल स्टार दीजिएगा। रेनिन एंजाइम जो होता है दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की,
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न साथियों, याद रखिएगा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। लार में जो पाया जाता है एंजाइम वो होता है टाइलिन साथियों, क्लियर है। वहीं हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की कि लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार जो होती है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। स्टार्च, जी हाँ, स्टार्च आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य की मुख गुहा में बात कर रहे हैं कि मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन आरंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा से जो पाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट जो है विशेष रूप से ये डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है साथियों, आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक अवशोषण की बात कर रहे हैं तो ये छोटी आंत में होता है साथियों। आप राइट आंसर लगाएंगे छोटी आंत साथियों, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें पाचन क्रिया में, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है साथियों, तो एमिनो अम्लों में बदलता है साथियों। हमारे शरीर को 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की ज़रूरत होती है, जिसमें से 20 जो 10 खनिज से मिल जाते हैं, इसके अलावा 20 ऑटोमेटिकली हमको बॉडी से ही मिल जाते हैं साथियों। तो पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है साथियों, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो पित्त रस का जो निर्माण होता है वो लीवर यानी यकृत द्वारा होता है। और लीवर विशेष रूप से आप जानते होंगे, लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानते होंगे साथियों, क्लियर है। तो यकृत विशेष रूप से आपको याद रखना है, यकृत से ही पित्त स्रावित होता है साथियों, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर मानव शरीर के किस अंग को, यहाँ पर बात की जा रही है कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। जी हाँ, रासायनिक कारखाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा यकृत को ही बोला जाता है साथियों, यकृत को ही क्या बोला जाता है, रासायनिक कारखाना बोला जाता है, आपको विशेष रूप से याद रखना है साथियों, क्लियर है। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का जो संबंध होता है साथियों हृदय गति से संबंधित है। हृदय विशेष रूप से आपको याद रखना, पूछा गया प्रश्न है, ये आपको याद रखना रहेगा साथियों। सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। रक्तचाप को मापने के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है स्फेग्नोमैनोमीटर, आपको याद रखना है। इस यंत्र का नाम विशेष रूप से आपको याद रखना है, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है साथियों। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, मानव रुधिर का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं पीएच यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो याद रखना है मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है साथियों, याद रखिएगा। मानव रुधिर का जो पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है साथियों, किसमें आता है, क्षारीय में। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 24 क्वेश्चन देखिएगा साथियों। यहाँ पर बात की जा रही है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है साथियों, तो मानव शरीर में जो तिल्ली जो होती है जिसे आप प्लीहा के रूप में जानते होंगे साथियों, ये ब्लड बैंक कहा जाता है साथियों। यानी मानव के शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है साथियों, तिल्ली यानी प्लीहा को कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 25 की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो खून अगर हम बात करें तो खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस कहलाती है। अगर हम बात करें, अगर खून में किसी प्रकार की विकृति हो जाती है और खून को एक कृत्रिम आर्टिफिशियली द्वारा क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है साथियों, आपको याद रखना रहेगा कि रक्त किसकी वजह से लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और याद रखिएगा रक्त व्यक्ति के शरीर में क्यों नहीं जमता है, इसका भी एक कारण होता है, हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हेपेरिन, आपको याद रखना है साथियों, क्लियर है, जिसकी वजह से रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा 27, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं साथियों, तो अगर हम बात करें वाहिकाओं की, रक्त वाहिकाओं की, तो ये होती हैं साथियों फुस्फुस जो सिरा होती है साथियों, उसमें अगर हम बात करें तो रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं साथियों, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो ये है प्लीहा साथियों। जी हाँ, प्लीहा जिसे ब्लड बैंक बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों,
मानव शरीर से लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में अगर लाल रक्त के निर्माण की बात करें तो ये अस्थि मज्जा में होता है, जिसे आप बोन मैरो के रूप में भी जानते होंगे साथियों। तो आपको याद रखना है, बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में क्या होता है? रक्त कण का निर्माण होता है साथियों। चलिएगा वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर आरबीसी की। आरबीसी का जीवन काल बहुत बार पूछा गया है साथियों। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, इसका जीवन काल आपका होता है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है 4 से 6 दिन के बीच में होता है, आपको विशेष रूप से याद रखना है साथियों। वहीं अगर हम बात करें रक्त समूह की, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर रक्त समूह की खोज की थी। आपको ब्लड ग्रुप की खोज के बारे में याद रखना है साथियों, लैंड स्टीनर का नाम साथियों। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप होते हैं आप सभी जानते होंगे कि ये जो ग्रुप होते हैं 4 ग्रुप होते हैं। ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप होता है और ग्रुप होता है साथियों, है ना। ये 4 ग्रुपों में बटा होता है मानव का जो रक्त होता है साथियों। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ए बी जो रक्त होता है साथियों, ए बी जो होता है साथियों, ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है साथियों। क्या होता है? ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है साथियों। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, किस रक्त समूह को सर्वग्राही नहीं साथियों, यहाँ पर सर्वदाता कर लीजिए। कंप्यूटर मास्टर थोड़ा गलती कर देते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर सर्वग्राही की बात कर लेते हैं, सॉरी सर्वदाता। तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ओ जो ब्लड पॉजिटिव होता है, ओ समूह जो होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है साथियों, याद रखिएगा। और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है साथियों। क्लियर है? वहीं हम बात करें 34 क्वेश्चन की, तो याद रखिएगा अपोहन की जो क्रिया है, अपोहन की जो क्रिया है वो किस अंग में होती है साथियों? तो ये वृक्क यानी किडनी में होती है साथियों। और किडनी, मनुष्य में कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनियाँ होती हैं। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दबा के लाइक कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आता है, और चैनल में पहली बार है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो पायरुविक जो अम्ल होता है उसका क्रेब्स चक्र में क्या होता है साथियों? संश्लेषण की प्रक्रिया होती है साथियों। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।